हाय फ्रेंड्स, हेलो। वीटीनेस में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज चौधरी और आप मेरे साथ आज देखने वाले हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में और आगे नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेरेंटल न्यूट्रिशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम लाइन टू लाइन उन्हीं लाइनों में हम वो क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे वहां पे आपसे पुट ऑफ किए जाते हैं। हम पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल के नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। हमने इससे पेरेंटल न्यूट्रिशन से पहले पढ़ा था हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है या आप देखना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके वहां से वॉच करिए, वहां पे विजिट करिए हमारे चैनल को। बात करते हैं अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन की। पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है? पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी TPN के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दोस्तों, अगर चलते चलते वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। बात करते हैं अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन यहाँ पे कुछ वर्ड निकल के आ रहे हैं, दैट इज द पेरेंटल एंड न्यूट्रिशन। दोनों वर्ड का मतलब यही समझ लेते हैं, डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी कि पेरेंटल का मतलब क्या होता है और न्यूट्रिशन। पेरेंटल का मतलब होता है कि ओरल रूट को छोड़कर यानी किसी और रूट से होना कुछ भी चीज, जैसे न्यूट्रिशन दे रहे तो ओरल रूट को छोड़कर किसी दूसरे रूट से अपन न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दैट इज द पेरेंटल न्यूट्रिशन। वैसे अपन पेरेंटल मेडिकेशन भी देते हैं, जैसे ओरल रूट को छोड़कर हम IV के द्वारा मेडिकेशन देते हैं, दैट इज द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिकेशन। वैसे ही अपना न्यूट्रिशन का भी पेरेंटल रूट होता है, अपन पेरेंटल रूट से न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। पेरेंटल न्यूट्रिशन वो होता है जिससे न्यूट्रिएंट को सप्लाई किया जाता है, किसके द्वारा? वेंस के द्वारा। और वेंस के द्वारा कैसे किया जाता है? बाईपास द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बाईपास करते हुए क्या किया जाता है? न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा? वेन के द्वारा GIT सिस्टम को बाईपास करते हुए। बाईपास GIT सिस्टम को समझ रही हो, यानी कि ओरल रूट से वहां पे इसोफेगस रूट से यहाँ पे स्टमक में वहां से नहीं दिया जाता, यानी उसको बाईपास कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, वहां से नहीं देते। अपन कहां से देते हैं? इसमें वेंस के द्वारा क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज द पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब वो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? वही न्यूट्रिएंट होते हैं अपने, दीज न्यूट्रिएंट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड्स। प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स, सेम चीज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में देते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट हम डेक्सट्रोज की फॉर्म में वहां पे पेरेंटल न्यूट्रिशन में प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोटीन हम एमिनो एसिड्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट बात करूं फैट या लिपिड की, तो हम वहां पे इमल्सिफाइड फैट वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं फैट को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहां पे उस न्यूट्रिएंट में मिनरल्स भी आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, वाटर भी आता है। हम वहां पे विटामिन भी उस न्यूट्रिएंट को कहां पे? वेन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाता है पेशेंट की बॉडी में। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन का एक पर्पस भी मान लो, या हम इस लाइन को याद रखना क्या है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन जब भी देते हैं तो सबक्यूटेनियस फैट हो या फिर मसल्स प्रोटीन हो, उसका कैटाबोलिज्म यानी उसको डिस्ट्रक्शन होने से पेरेंटल न्यूट्रिशन रोकता है। यानी कि हम बात करें किसी पेशेंट को वो 5-6 दिन से ओरल इंजेस्ट नहीं कर पा रहा या फिर वो NG ट्यूब से भी फीड नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या होगा? क्योंकि उसमें जो भी सबक्यूटेनियस फैट है या मसल्स है उसके प्रोटीन कैटाबोलिज्म होंगे, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए कहीं से कहीं। तो इसलिए जो स्टोर्ड मसल्स में जो स्टोर्ड प्रोटीन है या सबक्यूटेनियस फैट है उसको क्या करेगा? कैटाबोलिज्म करेगी बॉडी, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। यानी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन किसको प्रिवेंट करता है? ध्यान रखना, सबक्यूटेनियस फैट और मसल्स प्रोटीन को कैटाबॉलिज्म होने से रोकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंडिकेशंस की, यानी किन किन पेशेंट में हम पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। साथ के साथ देखिए, थोड़ा अगर ज्यादा तेज हूं तो स्लो भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्लो बात करते हैं पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन का मतलब है क्लाइंट हो, कोई सा भी ऐसा क्लाइंट हो जो कि डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन ऑफ GIT, यानी जिस क्लाइंट का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट
डिसफंक्शन हो यानी कि सही से काम नहीं कर रहा हो, नॉन फंक्शन हो यानी कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा हो, तो उस क्लाइंट में भी हमारा इंडिकेशन होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन देने का। दूसरी बात करते हैं अपन वो क्लाइंट जो नॉट इनफ टू मीट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी कि ऐसा क्लाइंट जो न्यूट्रिशन को प्रॉपर मात्रा में यानी कि उसको जितना चाहिए उतना रिक्वायर्ड नहीं मिल पा रहा ओरल के थ्रू, तो उस पेशेंट को भी हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं क्लाइंट विथ हु कांट टेक ओरल फीड फॉर 5 और मोर डेज। ये 5 और मोर डेज यानी कि कोई क्लाइंट है और 5 दिन तक या उससे ज्यादा वो ओरल फीड नहीं कर पा रहा है, तो उस पेशेंट में भी हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। अब वो 5 दिन किसी भी रीजन से हो सकते हैं, या तो उसकी इंजरी हुई हो, ट्रॉमा हुई हो, क्या कोई एनास्टमोसिस हुई हो, कोई सर्जरी हुई हो, कोई भी रीजन हो सकता है। 5 और 5 दिन से ज्यादा होते ही उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रख दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें क्लाइंट विथ मल्टीपल जीआईटी सर्जरीज। अभी बात करी अगर मल्टीपल जीआईटी सर्जरीज है तो उस सर्जरीज को पेटेंट रखने के लिए हमें उसे ओरल से या जीआईटी सिस्टम से कुछ नहीं देना होता। और बात करें अगर वहां पे ट्रॉमा हुआ है जीआईटी का, तो भी उस ट्रॉमा को क्लियर करने के लिए, सही करने के लिए, रिकवर करने के लिए हमें वहां से कुछ नहीं देना होता है। नेक्स्ट बात करूं अगर सीवियर इंटॉलरेंस टू एंट्रल फीड, यानी कि अगर एंट्रल फीड का मतलब समझ लो ओरल, इसोफेगस, स्टोमक से होते हुए, इंटेस्टाइन से होते हुए कोई भी फीड होता है दैट इज द एंट्रल फीड। अगर वो सीवियर इंटॉलरेंस यानी बहुत ज्यादा मात्रा में वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है एंट्रल फीड को, तो उस पेशेंट को भी अपन क्या करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। नेक्स्ट बात करूं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। इंटेस्टाइनल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसी पेशेंट को भी हम क्या करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखते हैं। अब मैं बात करूं मल्टीपल जीआईटी सर्जरीज हो या ट्रॉमा हो, तो हमने बात कर ली कोई भी सर्जरी, फिस्टुला बना हो। बात करें सीवियर इंटॉलरेंस ऑफ एंट्रल फीडिंग के एग्जांपल्स की, तो एक टॉलरेंट कब नहीं कर पाएगी, जैसे किसी पेशेंट को हमने ओरली फीड दिया तो उसने क्या किया, बार बार क्या कर रहा है, वो वोमिटिंग कर रहा है, यानी कि परसिस्टेंट रेगुलर वो वोमिटिंग कर रहा है, तो वो इंटॉलरेट कर रहा है उस चीज को, किसको, फीड को। तो क्या हो गया, उस पेशेंट में भी हम क्या देंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। नेक्स्ट बात करूं अगर किसी पेशेंट को फीड देते ही सीवियर डायरिया हो रहे हैं या वैसे भी सीवियर डायरिया हो रहे हैं, तो वो फीड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो वहां पे भी पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। किसी पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस है तो वहां पे भी हम पेरेंटल न्यूट्रिशन इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है अगर किसी पेशेंट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसके एग्जांपल बात करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में गोल स्टोन भी हो सकता है, उसको इंटुसप्शन भी हो सकता है, और पैरालाइटिक इल्यूज भी उस पेशेंट को हो सकता है। उसकी वजह से भी हम टीपीएन या पेरेंटल न्यूट्रिशन वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट बात करता हूं क्लाइंट विथ रेस्ट द बाउल फॉर हीलिंग, यानी कोई क्लाइंट है उसका बाउल को रेस्ट पे रखा गया है, यानी कि अपन किसी पेशेंट में अगर इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज हो रही है या फिर वहां पे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो वहां पे हम बाउल को रेस्ट करवाते हैं ताकि वहां पे अंदर हील हो जाए। इस वजह से वहां पे रेस्ट पे रखते हैं। तो उस रेस्ट पे रखते हैं तब हम पेशेंट को न्यूट्रिशन जरूरी होता है। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से देंगे हम पेरेंटल रूट से देंगे। और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है अभी हमने पढ़ा कि सबक्यूटेनियस और मसल्स प्रोटीन और फैट का कैटाबॉलिज्म होने से रोकने के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन रोकने के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं या पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो इस मसल्स प्रोटीन या सबक्यूटेनियस फैट को कैटाबॉलिज होने में भी प्रिवेंट करता है। यानी कि नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंडिकेशन की। क्लाइंट विथ सीवियर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट कंडीशन, यानी किसी क्लाइंट की बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशनल स्टेटस नीचे है, यानी कंडीशन खराब हो उसकी, तो उस पेशेंट को भी हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखेंगे। बात करते हैं जैसे एड्स हो, कैंसर हो या बर्न का पेशेंट हो, या किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उस पेशेंट को भी हम क्या करेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखेंगे, क्योंकि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत खराब कंडीशन में होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं माल न्यूट्रिशन पेशेंट की। अगर किसी पेशेंट को माल नरिश्ड हो, बहुत ज्यादा सीवियर माल नरिश्ड हो, माल नरिश्ड का मतलब अगर वो पेशेंट अंडर वेट हो, यानी कि कितना अंडर वेट हो कि उसमें ध्यान रखना कि 80% ऑफ बिलो स्टैंडर्ड वेट, यानी कि उसका जो
स्टैंडर्ड वेट है उससे 80% से कम हो गया तो उस पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपने वैसे देख लिए होंगे, जैसे कि वेन्स के थ्रू पेरेंटल न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है, वेन्स के थ्रू दिया जाता है, जीआईटी को बाईपास करते हुए दिया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं, अब यहाँ पे आपकी जो छोटी एग्जाम है जैसे एनएचएम एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वहां से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सीएचओ कौन सी फॉर्म में पेरेंटल न्यूट्रिशन में दिया जाता है, प्रोटीन को और फैट को किस फॉर्म में दिया जाता है। तो इमल्सिफाइड फैट से तो आपकी बड़ी एग्जाम जैसे एम्स की हो, पीजीआई की हो, एसजीपीजीआई की हो, या और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, नर्सिंग कॉम्पिटेटिव की, वहां से इमल्सिफाइड फैट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे बात करते हैं अपन इस पेरेंटल न्यूट्रिशन को किस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि कौन कौन से रूट हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि कौन कौन सी वो वेन्स हैं जहां से हम पेरेंटल न्यूट्रिशन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 प्रकार से इसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। पहला है पेरिफेरली इंसर्टेड, नेक्स्ट है सेंट्रल इंसर्टेड एंड थर्ड है पेरिफेरली इंसर्टेड टू सेंट्रल कैथेटर। यानी कि 3 यहाँ पे टाइप्स हैं इसके, उनको पढ़ते हैं, ये देखते हैं। अपना पहला है एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन का पहला है पेरिफेरल वेन, यानी कि पेरिफेरल वेन का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि मिड लाइन से दूर वाली वेन। पेरिफेरल का मतलब यही होता है कि आपकी जो बॉडी की मिड लाइन है उससे दूर वाली चीजें, यानी कि पेरिफेरल यानी मिड लाइन से दूर। और बात किसकी हो रही है, वेन की, तो मिड लाइन से दूर वाली वेन्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। और बात करते हैं कौन सी वेन का यूज किया जाता है, जो आपकी अपर आर्म की वेन है, ब्रेकियल एंड सिफेलिक वेन है, ब्रेकियल एंड सिफेलिक वेन है, उन वेन्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। ब्रेकियल वेन आपकी बॉडी की साइड की तरफ होती है एंड सिफेलिक वेन आपकी आउटसाइड की तरफ होती है अपर आर्म में। ठीक है, बात होगी कौन सी वेन, ध्यान रखना कि कौन सी वेन यूज करती है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरली वेन से मोस्ट कॉमन कौन सा सॉल्यूशन इंसर्टेड कराया जाता है, यानी कि बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन को लेकर, तो हम हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे पेरिफेरल वेन में इंसर्टेड कराते हैं, या फिर हम माइल्डली यानी कि बिल्कुल कम मात्रा में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आइसोटोनिक ही मोस्ट कॉमन पेरिफेरल वेन से इंसर्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करूं पेरिफेरली, ये पीपीएन का मतलब है पेरिफेरली पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि जो पेरेंटल न्यूट्रिशन पेरिफेरल वेन से द्वारा है उसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पीपीएन। ये कितने दिन तक यूज किया जाता है, ये हमेशा 0 से लेकर 7 दिन, यानी कि बहुत कम, यानी कि 1 वीक तक कह सकते हो आप इसको, यानी कि लेस देन 1 वीक तक आप इसका यूज कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप पेरिफेरल वेन को कितने दिनों तक पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकता है कि कोई पेशेंट है उसको 5 दिनों के लिए वहां पे आपके पास पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए आया है, तो नर्स उसको कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, क्या पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो आप वहां देखोगे कि कितने दिन के लिए आया है, 5 दिन के लिए आया है, तो कैसे करेगी उसको कि 1 वीक यानी लेस देन 1 वीक आपका पेरिफेरल वेन को आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं सेंट्रल वेन की। तो सेंट्रल वेन में क्या होगा, क्लाइंट को जब मोर डेज या ज्यादा 7 डेज से ज्यादा, या फिर आपको वहां पे क्लाइंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एडमिशन करने की जरूरत पड़ती है, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या लार्ज कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है क्लाइंट को, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेन को प्रिफर करते हैं। यानी ध्यान रखना, when client require large या hypertonic concentration solution, जब हम सेंट्रल वेन का क्या करते हैं, यूज करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए। बात करूं यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन एक एडमिक्सचर बनाया जाता है। किस किस का एडमिक्सचर बनाया जाता है,
कार्बोहाइड्रेट का बनाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की कंसेंट्रेशन मोर देन 10% होती है। मोर देन 10% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की कंसेंट्रेशन यूज करते हैं। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट नहीं देते, कार्बोहाइड्रेट को डेक्सट्रोज फॉर्म में यहाँ पे दिया जाता है। 20 से 70% कंसेंट्रेशन वाला कार्बोहाइड्रेट यानी डेक्सट्रोज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान रखना, हाइपरटोनिक कौन सा 20 से 70% यानी मोर देन 10% कंसेंट्रेशन वाला ही डेक्सट्रोज। बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन से फॉर्म में दिया जाता है? एमिनो एसिड में के फॉर्म में प्रोटीन को प्रोवाइड कराया जाता है, और मोर देन 20% यहाँ पे क्या कराया जाता है? एमिनो एसिड का कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कराया जाता है। 3.5 से 20% एमिनो एसिड आइसोटोनिक यानी पेरिफेरल वेन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ध्यान रखना, 3.5 टू 20% वाला आइसोटोनिक एमिनो एसिड किसके द्वारा? पेरिफेरल वेन के द्वारा इंसर्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं फैट की, तो फैट को इमल्सन करके प्रोवाइड कराया जाता है। फैट को या तो एडमिक्सर कर लिया जाता है या फिर फैट को अलग से भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। किसके द्वारा? फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन हो उसके द्वारा हम एमल्साइड फैट को अलग से, वाई कनेक्टर आता है उसके द्वारा हम फैट को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर, विटामिन और मिनरल्स, इन सब का एक एडमिक्सचर बनता है, वो क्या कहलाता है? टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर यानी TNA वो कहलाता है। TNA हम टोटल न्यूट्रिशन एडमिक्सचर देते हैं तो हमेशा सेंट्रल वेन को प्रीफर करते हैं, सेंट्रल वेन से ही हम TNA देंगे, यानी कि टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर। TNA की एक और फुल फॉर्म होती है ट्रेंड नर्स एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज यूज फॉर 1 वीक टू 4 वीक, या फिर हम अगर शुरू से ही हमें उसको लार्ज क्वांटिटी में देना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देना है, तो हम शुरू से 0 डेज से भी हम 4 वीक तक कम से कम उसको सेंट्रल वेन को प्रीफर करते हैं, ठीक है। यानी कि 1 महीने तक, 1 मंथ तक किसका यूज करते हैं? हम सेंट्रल वेन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल वेन कैथेटर इंसर्शन करने के लिए कौन सी वेन्स को प्रिफर किया जाता है? हमेशा इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन को क्या किया जाता है? प्रिफर किया जाता है। जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन को सेंट्रल वेनस कैथेटर यानी पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए यूज किया जाता है, और इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि नर्स का क्या रोल रहेगा वहां पे, कि हमेशा सुपाइन पोजीशन में रहेगी, और जो पेशेंट का हेड है जैसे यहाँ पे यूज किया उन्होंने, तो यहाँ पे जैसे यूज करेंगे तो हमेशा पेशेंट के जो हेड को है उस इंसर्शन साइड से फार रखना है, यानी कि अदर साइड में डेविएटेड करना है, यानी गर्दन को जैसे कि ऐसे, ना कि ऐसे। अगर ऐसे रहेगा तो वो इंटरफेस करेगा, तो इसलिए हमेशा पेशेंट सुपाइन पोजीशन में पेशेंट रहेगा, और जो इंसर्शन साइट है वहां से पेशेंट का हेड दूर रहेगा, यानी कि दूसरी तरफ झुका हुआ होगा, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरी इंसर्शन सेंट्रल कैथेटर, PICC, पेरिफेरली इंसर्शन सेंट्रल कैथेटर होता है। पेरिफेरली, अब इसमें नाम है पेरिफेरली और सेंट्रल दोनों। इसका मतलब यही है कि आप पेरिफेरी से तो कैथेटर इंसर्ट करेंगे, पर वो अंदर सेंट्रल लेवल तक ले जाएंगे, यानी हार्ट तक वहां पे ले जाएंगे, यानी कि पेरिफेरी से इंसर्ट करके किसी कैथेटर को सेंट्रल लेवल तक ले जाएंगे। दैट इज द PICC, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें होता क्या है, हार्ट तक ले जाते हैं। तो बात ये जरूरत क्यों पड़ती है इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है अगर हमें परमानेंट TPN देना है, या मोर देन वन मंथ या फिर 4 वीक से ज्यादा हमें TPN देना है, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, तो हमें PICC की जरूरत पड़ती है, और हम PICC के द्वारा वहां पे न्यूट्रिशन देते हैं, यानी कि यूज मोर देन 4 वीक, या फिर परमानेंट रिक्वायर के लिए हम PICC का यूज करते हैं। अब इसमें बात करते हैं दैट डिले, इसमें क्या करते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि वहां से वो तो कैथेटर इंसर्ट होकर सेंट्रल लेवल तक जा चुका है। ये हमारे क्या थे, रूट ऑफ एडमिशन। अब बात करते हैं कि पेरिफेरल वेन से हमेशा हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं देते। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि अगर हम बात करें पेरिफेरल वेन को कैसी होती हैं, थोड़ी क्या होती हैं, नैरोएस्ट होती हैं, कंपैरिजन टू किसके कंपैरिजन में,
सेंट्रल वाली वेन के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर पेरिफेरल वेन थोड़ी नैरो है कंपैरिजन द सेंट्रल वेन, तो हम नैरो के थ्रू अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही देंगे, यानी डेक्सट्रोज अगर ज्यादा हो गई तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वहां पे अटकने यानी स्वेलिंग होने के चांसेस हैं, इसलिए और वहां पे वेन्स हार्डनिंग होने के चांस हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमने द डिलीवरी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाया पेरिफेरल वेन कैन कॉज स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ वेन, फ्लेबाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ वेन एंड स्वेलिंग, या स्वेलिंग वहां पे कर सकती है। तो हमेशा हमें इन कॉम्प्लिकेशन को क्लोजली मॉनिटर करना है नर्स को। ध्यान रखना है, ये स्टार वाला पॉइंट है आपका कि हमेशा हम पेरिफेरल वेन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं देते हैं। और क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये स्क्लेरोसिस, फेलोबाइटिस एंड स्वेलिंग कॉज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंपाउंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम बात कर रहे हैं अपने कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी न्यूट्रिशन के कौन से कंपोनेंट को हम किस रूप में देते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं अपन कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट को हम डेक्सट्रोज फॉर्म में देते हैं, तो आपको पहले भी बताया है और यहाँ पे बता रहे हैं, डेक्सट्रोज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को देते हैं। और 5, 10, 15, 25, 50% की कंसेंट्रेशन में कार्बोहाइड्रेट यानी डेक्सट्रोज को इन्फ्यूज कराया जाता है, ये ध्यान रखना। और ज्यादा कंसेंट्रेशन में कब कराया जाता है? जब पेशेंट को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो, तब पेशेंट को यानी कि मोर देन 50-70% की कंसेंट्रेशन में डेक्सट्रोज को इन्फ्यूज कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 60 से 70% कैलोरी ऑफ टोटल बॉडी नीड ऑफ कैलोरी, यानी कि जितने भी टोटल नीड ऑफ कैलोरी है बॉडी की, उसमें कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट या स्टार लाइन की बात करूं, क्वेश्चन वाले लाइन की बात करूं, तो ये मोस्ट कॉमन है, ध्यान रखना। रेगुलर इंसुलिन में बी एडेड टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमेशा हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज करते हैं तब रेगुलर इंसुलिन यूज करना है, अगर हम उसको डेक्सट्रोज दे रहे हैं तो। यानी कि डेक्सट्रोज दे रहे हैं तो कंट्रोल कैसे, इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन कंट्रोल करेगा, क्योंकि हम डेक्सट्रोज क्यों दे, कैसे दे रहे हैं हम उसको 25, 10, 50 यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डेक्सट्रोज उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उससे पेशेंट को किससे खतरा रहेगा? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होने का खतरा रहेगा, और इसलिए हम पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन एडेड करेंगे उस सॉल्यूशन में, किसको? ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रोटीन की। प्रोटीन को हम एमिनो एसिड के फॉर्म में देते हैं, और 3.5 से 20% का प्रोटीन होता है वो आइसोटोनिक प्रोटीन, कंसंट्रेशन वाला प्रोटीन होता है, उसको पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन से देते हैं। अगर मोर देन 20% कंसंट्रेशन वाला एमिनो एसिड है, कैमिनो एसिड है, जो भी आप बोलते हैं, कई लोग इसको कमिनो एसिड भी बोलते हैं, तो एमिनो एसिड है उसको हम सेंट्रल वेन से यूज करते हैं, ध्यान रखना। और बात करते हैं, वैसे इसका कमिनो एसिड नाम होता नहीं है, बस बोलते हैं लोग ना। बात करता हूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितनी कैलोरी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है? 15 से 20% टोटल नीड ऑफ कैलोरी प्रोटीन हमें प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैट की। तो फैट हमेशा इमल्सन फैट के द्वारा या इमल्सिफाइड फैट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, फैट पेरेंटल न्यूट्रिशन के द्वारा। और इसमें बात करते हैं हम फैट को किस रूप में प्रोवाइड करते हैं। हमेशा फैट को ध्यान रखना, फैट को प्रोवाइड कराने के लिए सेपरेट लाइन भी यूज करते हैं, या फिर वाई कनेक्टर या एड मिक्सर के रूप में भी यूज करते हैं। एड मिक्सर में हमने बात करी थी कि टोटल न्यूट्रिशन एड मिक्सर TNA की बात करी थी वहां पे, या फिर अगर फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि अलग से उसको इमल्सिफाइड फैट प्रोवाइड कराई जाए, तो हम उसको एक आईवी लाइन में, उसी आईवी लाइन में वाई कनेक्टर के द्वारा हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। वाई कनेक्टर सबको पता होगा कि ऐसा सा आता है, दैट इज द वाई कनेक्टर। वाई टाइप का कनेक्टर आता है जिसमें ये 2 लाइनें होती हैं और यहाँ पे 1 लाइन होती है, और ये लाइन अंदर बॉडी के अंदर चले जाता है, इधर से फैट आ रहा होता है, इधर से और आईवी सॉल्यूशन आ रहा होता है, दैट इज द वाई कनेक्टर, ध्यान रखना।
नेक्स्ट बात करूं मैं अगर इमल्सिफाइड फैट बनाते कैसे हैं या किससे बनाते हैं, तो इमल्सिफाइड फैट हमेशा एग योग या सेफ फ्लोवर या सोयाबीन ऑयल से इमल्सिफिकेशन करके बनाते हैं। सेफ फ्लोवर होता है, कुसुम का फूल होता है, उससे बनता है, सोयाबीन जानते हैं, और एग योग आपको अच्छे से पता होगा कि एग योग क्या होता है। तो इसलिए इमल्सिफाइड फैट इमल्सिफिकेशन करता है एग योग से प्लस या तो सेफ फ्लोवर या सोयाबीन ऑयल, दोनों में से कोई सा भी एक ऑयल यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करूं, फैट कितनी कैलोरी प्रोवाइड कराता है, फैट 10 से 30% कैलोरी टोटल ऑफ बॉडी नीड की प्रोवाइड कराता है। और अगर फैट को देखें तो फैट एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, आइसोटोनिक फैट एक सॉल्यूशन होता है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट लाइंस की फैट के लिए, तो हमने भी पहले बताया था कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपनी जगह। तो हम बात करेंगे हम लाइन टू लाइन यानी क्वेश्चन की बात करेंगे। सीधी सी बात है कि यही क्वेश्चन वहां पे आपने को देखने मिलेंगे। विच क्लाइंट इज ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड डायबिटीज मेलाइटस। जिस क्लाइंट को ग्लूकोज इंटॉलरेंस है या डायबिटीज मेलाइटस है, उस क्लाइंट को बेनिफिट होता है हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड देने से। और हाई परसेंट ऑफ लिपिड देने से वहां पे क्या होगा, उसका जो डायबिटीज मेलाइटस यानी ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया घट जाएगा, वो इंसुलिन की रिक्वायर है वो भी कम हो जाएगी। पता है आपको कैसे होगी, अगर ग्लूकोज इंटॉलरेंस है या डायबिटीज मेलाइटस है, उसको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या फिर उसको हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन होगी। तो अगर हम वहां पे ये कम देके हम फैट ज्यादा दे देते हैं, उसको हाई कंसंट्रेशन में फैट दे देते हैं, तो फैट से क्या होगा कि ज्यादा कैलोरी बनेगी और वहां पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की कम रिक्वायर होगी, तो कम रिक्वायर होगी तो रेगुलर इंसुलिन भी कम रिक्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फैट। फैट के प्राइमरी कंपोनेंट कौन से होते हैं जो इमल्सिफिकेशन होते हैं। बात करता हूँ लिनोइक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये हमारे फैट के क्या होते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं। बात करता हूं क्वेश्चन की, नर्स वाले क्वेश्चन की, तो नर्स हमेशा इमल्सिफाइड फैट देने से उसकी बोतल को हमेशा ऑब्जर्व करेगी। किसके लिए ऑब्जर्व करेगी, या तो उसमें कोई इमल्सन की लेयर बनी हो या फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो रहे हो या फिर उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रॉथ्स यानी कि झाग इकट्ठे हो रहे हो, तो ये हमेशा ऑब्जर्व करना है। अगर ये हमें मिल गया इनमें से तीनों में से कोई भी चीज नर्स को, तो नर्स को क्या करना है, नर्स को एक ही काम करना है कि वो बोतल को उठा के वापस दे दो फार्मेसी वाले को। डू नॉट यूज एंड रिटर्न बोतल, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करूं, अगर आप इमल्सिफाइड फैट दे रहे हो पेरेंटल न्यूट्रिशन से, तो आपको वहां पे हम क्या करते हैं, जो आईवी लाइन होती है उसमें एक फिल्टर का यूज होता है। तो उस फिल्टर का यूज के लिए यहाँ पे फैट के लिए अलग से फिल्टर होता है। वो कितना होता है, 1.2 माइक्रोमीटर का फैट यूज होता है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन है, 1.2 माइक्रोमीटर का फैट वहां पे यूज होता है फैट के लिए। और अगर मैं बात करूं तो फैट को हमेशा इन्फ्यूज करते हैं प्रिस्क्राइब्ड फिजिशियन की रेट पे। पर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक क्या 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अगर हमें प्रिस्क्रिप्ट मान लो 2 ml 3 ml पर मिनट है, तो हम वो नहीं देंगे, क्योंकि कब तक नहीं देंगे, फर्स्ट 30 मिनट तक नहीं देंगे। हमेशा प्रिस्क्राइब रेट पे देना है, बट हमेशा 1 ml पर मिनट इनिशियली यानी शुरुआत के 30 मिनट तक आपको फैट इमल्सिफाइड 1 ml पर मिनट ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमेशा मॉनिटर वाइटल साइन करने हैं, वाइटल साइन को मॉनिटर करने हैं हर 10 मिनट से, एवरी 10 मिनट में। और कितनी देर तक करने हैं, 30 मिनट तक, 30 मिनट तक करने हैं, 30 मिनट तक ये रेट रखनी है, ठीक है। और 30 मिनट तक ही हमें उसे एडवर्स इफेक्ट देखने हैं इन्फ्यूजन के। अब वो एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, पहले एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, फिर नर्स का काम भी देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट, चिल्स, डायफोरेसिस, ठंड लगना, पसीना आना, चेस्ट में पेन हो रहा हो, हेडेक या बैकएक हो रहा हो, नोज या वोमिटिंग हो रही हो, फीवर आ रही हो उसको, या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रहा हो या वर्टिगो हो रहा हो। ये ठीक अगर कोई सा भी इसमें एडवर्स इफेक्ट नर्स को दिखता है इमल्सिफाइड फैट इन्फ्यूजन में फर्स्ट 30 मिनट में या फिर आगे भी, तो हमेशा नर्स को क्या करना है,
क्या करना है, हमेशा क्या एक ही चीज करनी है, एडवर्स इफेक्ट दिखते ही पेशेंट के इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है और स्टॉप करते ही एचसीपी को इन्फॉर्म कर देना है। पहले स्टॉप करना है और फिर इन्फॉर्म करना है एचसीपी को, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं बात करूं 1 ml पर मिनट से इनिशियली रेट चल रही है इमल्सिफाई फेट की, वाइटल साइन भी मॉनिटर कर रहे हो, नॉर्मल आ रहे हैं, हर 10 मिनट से कर रहे हो, 30 मिनट तक अगर सब कुछ ठीक चलता है तो हमें उसके बाद में प्रिस्क्राइब्ड रेट होगी, उस पे हमें इमल्सिफाई फेट को इन्फ्यूज कराना है। अब मैं बात करूं अगर मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी ऐसे की ऐसे उसमें ऐड किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी की रिक्वायरमेंट के द्वारा ऐड किया जाता है। बात करूं फ्लूइड की यानी वाटर की, तो वाटर भी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दिया जाता है। अब बात करें विटामिन की, और विटामिन भी हम इसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन में प्रोवाइड करवाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहेगी फैट, इमल्सिफाइड फैट की, उसके बारे में बात कर लें। क्वेश्चन है या फैट इमल्सन से अपना नेक्स्ट लाइन है या इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें हमेशा मॉनिटर लिपिड लेवल, हमेशा हम अगर फैट इमल्सन या लिपिड को अगर डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो उसके 4 घंटे बाद हमेशा हमें सीरम लिपिड लेवल का मॉनिटर करना चाहिए। सीरम लिपिड लेवल 4 आवर आफ्टर द डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा 4 घंटे बाद डिसकंटिन्यू करने के बाद लिपिड का हमें क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर फैट इमल्सिफाइड कंटेन एग योग फॉस्फोलिपिड देन शुड नॉट गिवन पेशेंट इज एग एलर्जी। अगर इमल्सिफाइड फैट एग योग द्वारा फॉस्फोलिपिड द्वारा हुआ है, तो हम अगर किसी पेशेंट को एग एलर्जी है तो उस पेशेंट को इमल्सिफाइड फैट नहीं देंगे, उसके लिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। नेक्स्ट बात करूं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करूं, हमेशा हिपेरिन को ऐड करना है क्योंकि हमें क्लोट बनने की प्रक्रिया को रिड्यूस करना है, क्योंकि कैथेटर की टिप पर क्लोट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बात करूं, अगर इफेक्टिवनेस ऑफ टीपीएन यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का इफेक्टिवनेस कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना इफेक्टिवनेस वेट के द्वारा देखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का इफेक्टिवनेस कैसे देखा जाता है, टोटल वेट के द्वारा देखा जाता है। यही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे ही घुमाओ आंसर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट बात करूं, अगर हमें पेशेंट का वेट कैसे देखते हैं, अगर पेशेंट का वेट 1 से 2 LBS पर वीक यानी कि 1 से 2 LBS पर वीक बढ़ रहा है तो वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इफेक्टिव है। ध्यान रखना इफेक्टिव कैसे है, हम बात करें LBS की तो 1 kg में 2.2 पाउंड या LBS वेट होता है, यानी कि 1 या 2 LBS पर वीक बढ़ रहा है वेट तो इफेक्टिव है। अगर मैं बात करूं तो 3 या 3 से अधिक LBS पर वीक वेट पेशेंट का बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में इफेक्टिवनेस नहीं होगा, वो हाइपरवोलिमिया की कंडीशन आ जाएगी। और अगर हाइपरवोलिमिया की कंडीशन हो जाए टीपीएन में तो नर्सिंग का एक्शन क्या होगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। नर्सिंग का क्वेश्चन यही होगा, नर्सिंग का रोल यही होगा, नर्सिंग का कर्तव्य यही होगा कि हम रेट को स्लो करनी है, रेट को क्या करनी है, स्लो करनी है। अगर पेशेंट का 5 LBS पर वीक वेट बढ़ रहा है तो क्या हमें अनइफेक्टिवनेस होगा, क्या होगा, टीपीएन अनइफेक्टिवनेस होगा और हमें क्रैकल साउंड देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर पेशेंट के टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या फिर उससे पहले अपनी एक चीज है, अगर किसी कोई नर्स टीपीएन वाले पेशेंट को कुछ दिनों बाद वह ऑब्जर्व करती है या टीपीएन वाले पेशेंट को ऑब्जर्व करती है तो सबसे पहले क्या चेक करती है या क्या चेक उसे करना चाहिए, तो हमेशा वेट और टेम्परेचर उसका चेक करना चाहिए। वेट का मतलब समझ गए होंगे कि क्यों चेक करना चाहिए, टेम्परेचर का भी मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को आप मतलब ग्लूकोज वाली चीजें दे रहे हो तो उसमें बैक्टीरिया का बढ़ना बन सकता है, इसी वजह से उसको अगर फ्लेबाइटिस हो रहा हो या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो वहां पे टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं वेट के साथ। ध्यान रखना
ये वेट एंड टेम्परेचर चेक करना है नर्स को। बात करते हैं टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे एडमिशन करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन को। कंटिन्यूसली करते हैं और दूसरा करते हैं इंटरमिटेंट करते हैं। कंटिन्यूसली की बात करूं तो 24 आवर्स के लिए किया जाता है, इन्फ्यूजन पंप के द्वारा किया जाता है और ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, एनजी2 में बात करी थी एडमिशन के टाइप्स, कंटिन्यूसली, इंटरमिटेंट की, साइक्लिक की, वैसे ही है ये। नेक्स्ट बात करूं अगर इंटरमिटेंट की, इंटरमिटेंट में क्या होगा, 12 आवर्स के इंटरवल के साथ हमें उसको इन्फ्यूज कराना है पेरेंटल न्यूट्रिशन को, और मोस्ट कॉमनली ये नाइट में यूज किया जाता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, तब इसको इंटरमीडिएट पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज किया जाता है। इसके साथ ही अगर ये होम सेटिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बात करूं तो यहाँ पे हमेशा इंटरमीडिएट पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हमें ग्लूकोज का लेवल यानी रिस्क रहता है हाइपोग्लाइसीमिया का, तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हमेशा मॉनिटर करना है किसमें, इंटरमीडिएट पेरेंटल न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं डिसकंटिन्यू करने की पेरेंटल न्यूट्रिशन को, तो डिसकंटिन्यू कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं डिसकंटिन्यू करने के लिए, वही बात अगर नॉर्मल सी चीजें देखें तो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए फिजिशियन का। अगर उसके अलावा मेन टॉपिक की बात करूं, इंपॉर्टेंट लाइनों की बात करूं, तो हमेशा पेशेंट का इवाल्वेशन होना चाहिए न्यूट्रिशनल स्टेटस का, कि कभी भी डिसकंटिन्यू करने से पहले पेरेंटल न्यूट्रिशन को हमेशा उस पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस इवाल्वेट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करूं अगर ग्रेजुअली डिक्रीज फ्लो रेट व्हाइल इंक्रीज ओरल इनटेक, अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन को, तो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे आपको फ्लो रेट को डिक्रीज करनी है और उसी दौरान आपको ओरल इनटेक को बढ़ाना है, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से बच सके। नेक्स्ट बात करूं अगर आपने आफ्टर रिमूविंग ऑफ आईवी कैथेटर, रिमूव कर दिया आईवी कैथेटर, तो वहां पे उस आईवी कैथेटर वाली साइट पे डेली आपको ड्रेसिंग करनी है, ड्रेसिंग डेली करनी है, ध्यान रखना ड्रेसिंग डेली करनी है जब तक कि वो साइट हील नहीं हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हमेशा रिकॉर्ड ओरल इनटेक, ओरल इनटेक का रिकॉर्ड करना है, वो कितना ओरल इनटेक कर रहा है, बॉडी वेट का करना है, लैब रिजल्ट का करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का करना है और ग्लूकोज लेवल को भी मॉनिटर करना है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं में से। नेक्स्ट बात करूं इंपॉर्टेंट चीज है कि अब्रप्टली यानी अचानक से कभी भी पेरेंटल न्यूट्रिशन को क्या नहीं करना, डिसकंटिन्यू नहीं करना। और क्यों नहीं करना, अगर हमने पेरेंटल न्यूट्रिशन को अब्रप्टली या अचानक से डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जैसे ही हमने उसमें रेगुलर इंसुलिन ऐड किया था, तो वो अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन तो डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट जाना यानी डेक्सट्रोज जाना, ग्लूकोज जाना बंद हो गई, बट वहां पे रेगुलर इंसुलिन पहले से मौजूद है जो कि ब्लड में बढ़ चुका था, और वो इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर देगा अगर हमने एब्रप्टली उस पेरेंटल न्यूट्रिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन के, पेरेंटल न्यूट्रिशन के कॉम्प्लिकेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और पेरेंटल न्यूट्रिशन टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और